So next is regarding NASA, that is working on a standard time for the moon. So मून जो अर्थ का टाइम होता है और सोलर सोलर टाइम होता है, जो ल्यूनर टाइम होता है, उसमें डिफरेंस होता है। पहले अर्थ और मून के टाइम में डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे एक डे इज फॉर 24 आवर्स। मून के केस में 29.5 अर्थ डेज में एक डे कवर होता है। तो जो मून है वो 58 समथिंग माइक्रो सेकेंड्स जो है हर डे क्विकली मूव करता है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशन पुल उतना ज्यादा नहीं होता, वीकर होता है। तो जितना ग्रेविटेशन पुल कम होगा उतना ही उसका जो टाइम है जल्दी वो रोटेट करेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं एलसीटी की जरूरत क्यों है, तो ये जो डिफरेंस है हमारे टाइम्स में, इसकी वजह से प्रिसाइज लैंडिंग करना मुश्किल हो जाता है। कैलकुलेशन काफी ज्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए, तो कोऑर्डिनेटेड ल्यूनर टाइम लाने की बात की जा रही है। अभी अगर बात करें तो यूटीसी के बेसिस पे पूरी और चलती है, दैट इज कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसमें एटॉमिक क्लॉक जो है उसको यूज किया जाता है फॉर एक्सट्रीम एक्यूरेसी। एंड यूटीसी को फॉर्मुलेट किया गया था 1960s में। सो जो सोलर टाइम है उसको कैलकुलेट किया जाता है बाय मेजरिंग द अर्थ रोटेशन रिलेटिव टू द सन। एंड ये वेरी करता है। जो यूटीसी है वो दोनों को एकोमोडेट करता है, सोलर टाइम को भी और जो एटॉमिक क्लॉक का यूज हम कर रहे हैं उसको भी। सो जैसे जीपीएस अभी वर्क कर रहा है पूरे अर्थ पे, वैसे ही बात हो रही है कि एलटीसी जो है सिस्टम वो भी वर्क करेगा, ताकि जो आगे के स्पेस मिशन है हमारे उसको हम कोऑर्डिनेट करके चल पाए। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट इज द डिले इन नागालैंड सिविक बॉडी पोल्स। सो 20 साल से जो अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं नागालैंड, दे हैव बीन स्टॉल्ड। सो क्या रीजन है उसके? दो मेजर रीजन यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जो वुमेन रिजर्वेशन था फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन इन द म्यूनिसिपल बॉडीज, एक वो रीजन साइड किया गया है। इसके अलावा जो टैक्सेशन है ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टीज वो साइड किया गया है। तो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन है जिसका नाम है नागा होहोस, जो कि ट्रेडिशनल एपेक्स ट्राइबल बॉडी है, वो भी इसको अपोज कर रही है। इसके अलावा ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इन डिसीजंस को अपोज कर रही है, जिसकी वजह से 20 मोर देन 20 इयर्स ये जो इलेक्शंस हैं वो स्टॉल्ड हैं अभी भी। तो इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन होना चाहिए आगे के लिए? नागालैंड सिविक पोल लिखा डिले है इसमें, तो डिले कम करने के लिए और 371A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू नागालैंड, जहाँ पर इनको अलग से दिया भी जाता है लोकल बॉडीज में। एससीसी का रोल है इसमें, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, टाइमली करवाए। अगर कुछ क्राइसिस है तो उसमें रोल ऑफ सीआरपीएफ आता है, लोकल बॉडीज, ताकि एमिकेबल सॉल्यूशन निकल सके गवर्नमेंट और उनके बीच में। और अभी तक तो यही। और सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन टू द रिजर्वेशन 33% वॉर्ड फॉर रिजर्व फॉर वुमेन। सबके लिए अगर रिजर्वेशन है तो वुमेन के लिए क्यों नहीं? तो जेंडर सेंसिटाइजेशन करना जरूरी है नागास ट्राइब में, मैं बोल सकता हूँ। So next is regarding the socio-ecological effects of LPG price hikes. सो एलपीजी जो है उसको कनेक्शन हमने इंस्टॉल कर दिए अंडर दी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बट जो रूरल एरियाज हैं वहां पे रीफिलिंग करवाने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, या फिर वापस जो है वुड बर्निंग और उन चीजों पे चले जाते हैं। तो क्या उसका रीजन है? जो एलपीजी की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। अगर 54 कंट्रीज में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो प्राइस एलपीजी गैस का है वो इंडिया में ही पाया गया। तो लोकली उसको एक्सेप्टेबल कैसे बना पाएंगे हम एलपीजी को, और क्या ऑल्टरनेटिव्स हम और आगे देख सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी है, जैसे पहल स्कीम है। इसके अलावा जो पीएमयूवाई हमने देखा तो 750 मिलियन इंडियंस जो है दे यूज सॉलिड कुकिंग फ्यूल, जिसमें वुड, डंक, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कोल, चारकोल ये सब आ जाता है। तो कैसे हम एलपीजी को ही या तो सस्टेनेबल बना सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स और देख सकते हैं? तो ऑल्टरनेटिव में है क्या एलपीजी के अलावा? नेचुरल गैस हो सकता है, कोल बेल्ड मिथेन हो सकता है, बायोगैस एट अ लोकल लेवल प्रमोट कर सकते हैं।
बायोगैस टैंक फंड कर सकता है पंचायत, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, जहाँ पर जो भी खाद, जो भी गाय के गोबर है या फिर वेस्ट है, उसको आप डंप करते रहिए। और और जो सेप्टिक टैंक है वो फिर जनरेट करे बायोगैस, और फिर आप फिलिंग करके आप बेच सकते हो उसे, अफोर्डेबल रेट में बेच भी सकते हैं। केरोसिन तो हो गया एक। उसके बाद फायरवुड, बायो इलेक्ट्रिसिटी। सीएनजी। हाँ, कुछ कुछ फायरवुड अलाउड है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट, वहाँ ने बोला कि हाई फ्यूल हाई फ्यूल वुड वैल्यू जो है कुछ कुछ स्पीसीज के लिए है, उसको अलाउ कर सकते हैं। तो ये सब ऑल्टरनेटिव होगा। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एलपीजी प्राइस हैक हाइक यहाँ लिखा है सोशियो इकोलॉजिकल इफेक्ट। तो सोशियो इकोलॉजी मतलब क्या हुआ कि सोशो एलपीजी का प्राइस बढ़ेगा, तो ऑब्वियस बात है लोग उसको कम यूज करेंगे। कम यूज करेंगे, वापस से जाएंगे फायरवुड के पास, फायरवुड पर जाएंगे तो पेड़ कटेगा, तो इकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। दूसरा, पोल्यूशन बढ़ेगा, इकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। सोशियो इम्पैक्ट में क्या आएगा कि विमेन का जो मेंटल हेल्थ और वापस फिजिकल हेल्थ है वो इम्पैक्ट करेगा एलपीजी यूज नहीं करने से। और जो एक और जो कंजम्पशन होगा एलपीजी, कि एलपीजी सुबह भी बना सकते हैं खाना, रात में 24/7। अब है कि फायरवुड को जलाओ, कोयला को जलाओ, कोयला जलाने में फिर 2 घंटा लगता है, 1.5 घंटा से ऊपर ही लगता है। फिर बनता है, एक टाइम खाना बनता है, तो खाना एक टाइम बनेगा तो कम न्यूट्रिशन होगा। तो इसे पूरा इफेक्ट है। तो इफेक्ट का बात हो रहा है यहाँ पर। इसलिए एलपीजी इंपॉर्टेंट है। एलपीजी सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी हटाने के लिए नहीं है, एलपीजी ओवरऑल सोशो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक एक तरह से इंडिकेटर से काम करता है, जितना ज़्यादा एलपीजी यूज करें। और जहाँ एलपीजी है वहां पर गैस ग्रिड लाइन भी कर सकते हैं, जो गेल के हैं। हर जगह देखोगे तो एक छोटा सा बना रहता है रोड के बगल में, गेल के गैस लाइन, तो उसके द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि जो डेट साउथ एशियन नेशंस ओन करते हैं, जो चाइना या फिर दूसरे कंट्रीज में, इंडिया की पहले बात करते हैं, तो इंडिया जो है वो बायलेटरल डेट 49% ओन करता है टू जापान, एंड देन 19% टू सिंगापुर। भूटान की बात करते हैं तो 96% शेयर जो है वो इंडिया का ही है। इसके अलावा चाइना के केस में बात करते हैं तो नाइजीरिया टॉप पे है, देन इक्वेडोर, लाओस, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे चाइना के केस पे हम हाईलाइट कर सकते हैं जो डेट ट्रैप पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें इनडेटनेस की बेसिकली एक साइकिल क्रिएट हो जाती है, एंड जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उन सबको एक्सप्लॉइट किया जाता है इन द नेम ऑफ द डेट। तो इसमें प्रेरणा, यू कैन इसको पिक्चर को क्लिक कर दो, इसको ले लेना। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर देखेंगे तो कौन सा कंट्री इसमें है, श्रीलंका जहाँ पर इशू है, पॉलिटिकल इशू है, कॉन्गो, केनिया, इथोपिया, अंगोला, मालदीव्स, वहाँ पर भी इशू है। साउथ अफ्रीका एक जेन्युइन बड़े कंट्री है जो डिपेंडेंट ऑन चाइना है, जबकि उनको ब्रिक्स पर डिपेंडेंट होना चाहिए, जबकि उनको वर्ल्ड बैंक बाकी से में होना चाहिए था। पाकिस्तान जहाँ पर इशू है, इक्वाडोर जहाँ पर इशू है, नाइजीरिया जहाँ पर इशू है। बड़े बड़े कंट्री, फॉर एग्जांपल जो थोड़ा डेमोक्रेटिक है, थोड़ा ज़्यादा डाइवर्स है, बांग्लादेश तो मिक्स बैग है, जापान से भी है और चाइना से भी, नेपाल, इंडिया, जापान और चाइना। बेलारूस, ऑब्वियस बात है, बेलारूस एक सैटेलाइट टाइप कंट्री है, कोट एंड कोट, फॉर रशिया, तो रशिया के लिए ऊपर डिपेंडेंसी। ब्राजील के यूनिक केस है, नीदरलैंड। तो इसमें दिखाता है कि चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी वो कैसे इफेक्ट करता है कंट्रीज को, और वो कंट्री वो चाहते भी हैं डेट के लॉन्ग टर्म डेट्स उनके तरफ से ही मिले, ताकि उनके जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, वो एक तरह से उसको अपने अंदर ले। फॉर एग्जाम्पल सीपेक, सीपेक के साथ साथ में कोल फायर प्लांट्स था, रोड था, कराची हाईवेज था जो कनेक्ट करता था, वो सब चाइना के नाम पे। अब हमन पो चाइना के नाम पे। इसलिए इंडिया क्या कर सकता है इसमें, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है पीजीआईआई, जो एक डेवलप कंट्रीज का है सोल्यूशन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड उसमें बात होता है। या फिर इंडिया का दूसरा है कि जापान को इंक्लूड करके आप इन्वेस्ट करें। इंडिया के पास मैन पावर है, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, जापान के पास फंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट बैंक फंडिंग, जीका, इसको रोल है, अब इसको यूज करते हैं। तो इंडिया करता भी है, नेपाल का देख लो एग्जाम्पल,
बांग्लादेश एग्जाम्पल है यहाँ पर, और खुद ही इंडिया इंपोर्ट करता है मोस्टली। तो नेशनल डेट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, ये रिपोर्ट होगी वर्ल्ड बैंक की। So next is giving primacy to human development. तो प्राइमेसी जो है उसको देने की जरूरत क्यों है ह्यूमन डेवलपमेंट को? सो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बात करते हैं कि जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ अच्छी होनी चाहिए लोगों की। हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर इक्वालिटी हो गई अपॉर्चुनिटीज में, वो सब प्रोवाइडेड होनी चाहिए। इनकम इनइक्वालिटी जो बढ़ती जा रही है उसको कैसे हम कम कर पाएंगे, वो सब इश्यूज हैंडल करने के बाद हम बात कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट आगे की तरफ जाएगा। इस आर्टिकल में बात करते हैं तो 3 मेजर इंडेक्सेस की या स्टडीज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें देखा गया इंडिया का जो पोजीशन है दैट इज 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। सो इसके अलावा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जिसमें पाया गया कि इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट जेंडर गैप्स है। एंड लेबर फोर्स रेट की बात करते हैं तो वुमेन का लेबर फोर्स रेट इज 28%, जिसमें कंपेयर करें मेन का लेबर फोर्स रेट इट इज 76%। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड रिपोर्ट की बात हो रही है दैट इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब स्टडी, जिसमें बॉटम 50% जो है दे आर ओनली दे वर गेटिंग ओनली 15% ऑफ द नेशनल इनकम इन 2022 से लेके 23 तक। बट जो टॉप 1% है दे आर अर्निंग 5.3 मिलियन, जो कि 23 टाइम्स हो जाता है हमारे बॉटम 50% का। हाउस इसका क्वेश्चन डेटनेस जो उठता है है, वो बढ़ता जा रहा है। गिविंग प्राइमेसी टू ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमेसी ह्यूमन डेवलपमेंट, तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जनरली वी यूज जीएनपी, पीपीपी और जीडीपी, तो उसमें पता नहीं चलता है कि इनइक्वालिटी कितना है सोसाइटी के अंदर में, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा भी बात होता है तो उसमें भी पता नहीं चलता है। इसलिए rather than using measurement for the human development as GDP, GPPP or was a model, we can use more effective, more new model, for example HDP as Human Development Report, जो यूएनडीपी के वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, और दूसरा जेंडर गैप हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इससे क्या पता चलेगा कि वुमेन का रोल कितना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्या पार्टिसिपेशन रेट 50% है, इंडिया में 33% है, कैसे बढ़ाए। ओवरऑल फिर देखा जाए कि क्लास डिफरेंसेस इंडिया में कितना है। ह्यूमन डेवलपमेंट में देखा जाता है कि हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, 69 ईयर्स है, 70 ईयर्स है, कितना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए क्या क्या रोल कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहे हैं। फिर दूसरा मीन स्कूलिंग, स्कूलिंग कितना है लोगों का, ताकि ह्यूमन कैपिटल को लॉन्ग टर्म में बढ़ा सके। स्टैंडर्ड लिविंग कैसा है इंडिया में, उससे बात होती। तो रादर देन ओनली टॉकिंग अबाउट कि इतने पूरे कितना प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज एट अ फाइनल रेट, और उसको डिवाइड करने पॉपुलेशन, रादर देन दैट वी कैन यूज अदर मोड। तो जेंडर भी आता है, जेंडर पैरिटी, हेल्थ, नॉलेज, नॉर्मल एजुकेशन, स्टैंडर्ड लिविंग, एचडीआई हो गया। उसमें और ऐड होता है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रीन जीडीपी, क्योंकि ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट नहीं होता है जीडीपी के अंदर में। तो इतने सारे एरिया अगर इंक्लूड करें तभी जाके ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मेंटल, फिजिकल, फिजिकली आपका हेल्थ, एजुकेशन, पढ़ाई, फिजिकली हो गया। मेंटल हो गया, आप ओवरऑल आपका कैसा मानसिकता है, कैसा आपका ट्रॉमा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल WHO डिफाइंस हेल्थ एज मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। तो वैसे ही वैसे डेवलपमेंट होगा। दूसरा सोशल कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट बात है सोसाइटी के अंदर में कितना फेटर्निटी है, ब्रदरहुड है कि नहीं, या डिवाइड या डिवीजन सबसे ज्यादा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के एक एस्पेक्ट हो। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें 3 चीजें काउंट की जाती है: ग्रॉस नेशनल इनकम, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो फर्दर 3 पहले हम लोग इंडिकेटर। देखें।
पर कल ही देखे एफएमसीजी में कि रूरल कंजम्पशन ओवर द इयर्स बढ़ा है। वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो पाता। जीडीपी में फॉर्मूला क्या है, सी आई जी एक्स माइनस आई। तो सी में कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन किसका, रूरल का, अर्बन का। तो डिवीजन डिवीजन नहीं पता चलता है, तो उसको अलग डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। प्लस इन्वेस्टमेंट लिखा रहता है तो कैपिट इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी है, गवर्नमेंट का भी है, तो किसका बढ़ रहा है। अगर प्राइवेट सेविंग बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बढ़ा है, रूरल कंजम्पशन बढ़ रहा है, अर्बन कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो बता सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ रहा है। तो वो एक हो सकता है एस्पेक्ट। फिर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एलिमेंट आ सकता है इसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में, जो इसमें ऐड नहीं होता है हेल्थ के अंदर में। जो इसमें ऐड होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ऐड होता है, जो वेट लाइफ हंगर जो एनजीओ है वो करते हैं, हंगर इंडेक्स एक और एक बॉडी, उसमें ऐड होता है मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, फिर स्टंटिंग, वेस्टिंग एक्सेट्रा, बाकी सब ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो अलग अलग इंडेक्स है। वो कब स्टार्ट हुआ, जब बात हुआ कि जीडीपी इज नॉट इनफ टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ, तभी अलग अलग इंडेक्स आना स्टार्ट हुआ सब जगह। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास, अ चांस टू सेटल अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास, इसमें बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी बात कर रहे हैं, एंड द केस इज बिफोर द 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट टॉक्स अबाउट मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी इंक्लूड्स प्राइवेट सेक्टर और नॉट अंडर आर्टिकल 39B। 39B इंक्लूड्स, जो आर्टिकल 39B और सी है, इट इज गिवन प्रीमेसी ओवर आर्टिकल 14, 18, 19 अंडर द मिनरवा मिल केस 1980 बाय सुप्रीम कोर्ट। क्यों ऐसा, बी और सी में लिखा हुआ है कि एक टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और दूसरा टू रीडिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर स्टेट, और टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन, दोनों वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और 19 और 18। तब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा वेलफेयर स्टेट, ऐसा सोशलिज्म के ऐसा करना चाहिए, तभी जाकर के जस्टिस पहुंच सकता है हर एक जन तक। तो इंडिया फॉलोज द रॉल्स प्रिंसिपल, जॉन रॉल्स जो थ्योरी ऑफ जस्टिस निकाले थे रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो इंडिया फॉलो करता है। और हमेशा से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में क्लैश रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी भी क्योंकि इट इज अ डायरेक्शन गिवन टू द स्टेट टू फॉर्मुलेट इट्स पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, whereas fundamental rights are rights given to the citizen by the constitution against the other citizen as well as against the state, arbitrariness of the state। तो दोनों के बीच में एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेना है तो नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 एग्जाम्पल हो गया। फिर लॉकडाउन जो इम्पोज किया गया अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक्स एक्ट था, वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि अंडर 307 आर्टिकल 307 विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू ट्रेड एंड कॉमर्स इन ऑल ओवर कंट्री। तो डीपीएसपी और बोल सकते हैं। बस एक और एक इसमें है कि मिनरल मिल केस में बोला है कि 39B और सी इट एंजॉय द सेफ हार्बर, लेकिन उसके अलावा जो 21 है बाकी सब फंडामेंटल राइट है। और अगर सेंटर, इवन द पार्लियामेंट इफ इट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो बाकी डीपीएसपी को अगर आप दे विल गिव प्रीमेसी टू अदर डीपीएसपी ओवर द फंडामेंटल राइट, इट विल बी डिक्लेयर्ड वॉलेटिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, जो हुआ भी था मिनरल मिल केस में। ओनली दिस 39B एंड सी it is given primacy to the article 14, article 14, 18 and 19। और ये यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल कैसे वो रिजेंबल कर रहा है बेसिकली कोल्ड वॉर का जो एरा है।
तो ये दोनों मैप इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ट्रेंड वहाँ कोल्ड कोल्ड वॉर के समय क्या हुआ था, यूएसएसआर यूएसए दोनों का अपने ट्रेडिंग ब्लॉक थे। दे वर trading with each other in a very less amount as compared to now, जहाँ पर चाइना एंड यूएस they are mostly dependent on many of the manufacture as well as raw materials, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन ओवर द ईयर्स देखा गया कि देयर इज ए चेंजेस, यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ था, ट्रेड फ्रैगमेंटेशन हुआ था बिटवीन ब्लॉक्स। और कोल्ड वॉर के समय में हुआ था, ऐसे दिख रहा है, ये भी ट्रेंड वैसे ही दिख रहा है सेम, कि ट्रेड फ्रैगमेंटेशन मतलब हर कोई कंट्री चाह रहा है कि आत्मनिर्भर बने, डिपेंडेंसी कम हो, अपने कंट्री के अंदर में लेबर को सपोर्ट ज्यादा कर रादर देन कि बाहर से लेबर लेके आए। दूसरा कि अपने कंट्री के जो रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमाइज यूज करें रादर देन इंपोर्ट करें। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन in use of import duty, use of custom duty, use of other form of duty, for example human rights जो हम ऊपर पढ़े, उसके बाद CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट, वो टैक्स हो गया। तो ऐसे देखा जाता है कि ओवर द ईयर्स जब आप स्विफ्ट जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सैंक्शन करते हैं रशिया के ऊपर में, आप रशिया को अलग करते हैं ऑयल ऑयल ट्रेडिंग से और फिर अलग अलग सेक्टर में भी, उससे क्या होता है, देयर इज अगेन ग्रुपिंग ऑफ ब्लॉक्स, रशिया एंड चाइना वर्सेस अदर्स, फिर वैसी फ्रैगमेंटेशन होगा। इट विल बी डिटरमेंटल टू द वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसलिए इसमें इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट एज अ थर्ड पोल, एज अ मल्टीपोलर, एज अ ग्लोबल साउथ लीडरशिप। इंडिया टॉक्स अबाउट मल्टी एलिमेंट मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो इंडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे कि दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगा और आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो इट प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया। नेक्स्ट, वेज थाली rises 8%. It comprises of roti, vegetable, rice, dal, curd, salad. तो इसमें बात होता है कि वेज थाली क्यों इंक्लूड किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन। तो पहली बात है कि वेज थाली जो है, इट रिप्रेजेंट ऑल द थिंग्स ऑफ द फूड दैट इज वेरी वोलेटाइल इन नेचर, प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते। फॉर एग्जाम्पल टॉप टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद पल्सेस, फूड ग्रेन, राइस एंड व्हीट, और इवन चिकन इन नॉन वेज थाली। तो ये दिखा रोजमर्रा की जिंदगी में स्पाइसेस यूज होता है, हॉर्टिकल्चर यूज होता है, फूड ग्रेन यूज होता है। तो एक नॉर्मल सिटीजन को फूड एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ेगा, उसके एवरेज निकालने के लिए हर एक स्टेट में वेज थाली के कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। 2017-18 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें बात हुआ था रिगार्डिंग थाली इकोनॉमिक्स, कि वेज थाली के अकॉर्डिंगली बता सकते हैं कि कितने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और ऊपर से एक्सपेंडिचर कितना कंज्यूमर सेंट्रिक वे में बढ़ा है। तभी जाके आरबीआई इनपुट दे सकते हैं विद रिगार्ड टू मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट भी रिगार्डिंग द फिस्कल कंसोलिडेशन, वहां पर भी आप कुछ ना कुछ मैनेज कर सकते हैं रिगार्डिंग द रेट्स। तो वेज थाली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। रिगार्डिंग रशिया इंडिया, तो बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया रशिया का 1940 से ही था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टालिन, और उसके बाद फिर निकिता क्रुश्चेव, फिर ब्रेजनेव, और उसके बाद फिर गोर्बाचोव, येल्सिन, पुतिन, इतने सारे लीडर्स है। पोस्ट सोवियत इंडिया बस ट्वीक कर दिया, जो 1971 में जो साइन हुआ था इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971, व्हेन इंडिया वाज participating in war against Pakistan for the Bangladesh liberation in 1971, when majority of the UN permanent member, US, UK, and even the US, UK, and other major countries, Germany, etc., were opposing the India stand. वहां पर सोवियत यूनियन ने इंडिया को सपोर्ट किया था, वहीं से इंडिया बिकेम मोर एंड मोर क्लोजर टू द सोवियत यूनियन। उनका मॉडल को अप्लाई किया गया इंडियन मॉडल में, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग कमीशन, वहाँ के जो 5 ईयर प्लानिंग से। उसके बाद फिर जो इंडिया स्टैब्लिश के बिग बिग इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल भिलाई स्टील प्लांट और बाकी जगह में, तो उसमें भी रोल ऑफ सोवियत यूनियन है।
डिफेंस एक्सपेंडिचर में भी इंडिया मोस्टली रिलाइज ऑन सोवियत और अभी रशिया। फॉर एग्जांपल सुखोई, मिग, अभी हाल फिलहाल में S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल विच है joint project between the BrahMos Aerospace Limited under DRDO and also the Moscow Aerospace जो रशिया के हैं। तो ओवर द years रशिया बात करते हैं इंडिया के साथ विथ रिगार्डिंग टू द मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टी अलाइनमेंट। ब्रिक्स के अंदर मेंबरशिप में उनका रोल रहा है। दोनों चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, वो एक लाइन का, और कोई कंट्री नाटो का मेंबर नहीं बने, या ना कि वो फिर ज्यादा क्लोज हो जाए चाइना के थ्रू। इंडिया रशिया का और बताया जाए तो इन द फार ईस्ट व्लादिवोस्टोक पोर्ट इंडिया हैज इन्वेस्टेड अराउंड $1 billion in the far east. India talks about close cooperation in development of the civil nuclear capability, for example कुडनकुलम प्लांट इंडिया में, और वैसे ही बांग्लादेश के अंदर में भी विद द हेल्प ऑफ रशिया। उसके बाद इंडिया रशिया का बात होता है इन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द UNSC वीटो परमानेंट, वीटो हमेशा सपोर्ट करते हैं रशिया। और रशिया इज वेरी रिच इन मिनरल्स, oil, natural gases. So India has diversified its product from the Middle East to Nigeria and even to Russia. उसके कारण during the COVID period and after the Russia-Ukraine crisis, in spite of sanction, India maintained a natural flow in their import of the crude oil and also the various kind of fertilizer, और उससे इन्फ्लेशन में इंडिया में कंट्रोल रहा। Further, India also talks about anti-terrorist measures, for example in DRATS, SCO के अंदर में आता है। तो अलग अलग एरियाज है जहां पर इंडिया और रशिया कोलैबोरेट करते हैं, और दोनों का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन रहा है विथ रिगार्डिंग टू द मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो वही दिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। फर्दर जो अभी विक्रमादित्य जो है इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया, और बाकी फिर इंडिया ने रेट्रोफिट किया उसको। वैसे ही सबमरीन, एक न्यूक्लियर सबमरीन इंपोर्ट किया गया था रशिया से। उसके बाद फिर ये तो हो गया S-400 वी डिस्कस। ICBM में वर्ल्ड का लीडर में आते हैं रशिया। और इंडिया ऑल्सो टॉक्स अबाउट द कोलैबोरेशन द स्पेस मार्केट, रॉसकॉस्मोस एंड इसरो रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ द स्पेस, regarding training of the astronaut for the space mission Gaganyaan. That's all for today. तो we discuss the India export to EU, उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव ये लगा, that will talk about the human rights mitigation, environmental damage that would impact the India's export. We discussed the various types of model, EPC model, BOT, TOT, HEM मॉडल में क्या होता है। इंडिया नेपाल बॉर्डर कीवर्ड काली रिवर जो नेचुरल बाउंड्री है, लिम्फियादुरा, लीफू लेक, काला पानी। Then we discuss कि pollution should become very important issue in the manifesto. It will start from the grassroots level, right from the election in ward/ ग्राम सभा। मैरिजेस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट, सर्टिफिकेट भी और रिचुअल भी। नॉर मार्केट इकोनॉमी वो होता है जहां पर मार्केट ड्रिवन नहीं होगा, वेजेस जॉइंट वेंचर नहीं होगा, कम होगा, वेजेस डिमांड करेगा सरकार, करेंसी विल नॉट बी कन्वर्टेबल, अदर फैक्टर सच एज FDI सब नहीं होगा, स्टेट ड्रिवन रहेंगे, स्टेट कैपिटलिज्म। एग्जांपल चाइना, वियतनाम बोल रहा है कि मार्केट नॉन मार्केट इकोनॉमी से हटाइए, उसके कारण इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा और एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सोलर इंडिया बन चुका है। क्लाउड सीडिंग शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है।
विडल टेस्ट क्लाउड में कुछ प्रॉब्लम है, टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी, वैक्सीन भी इसका है। फिर एक इसमें लूनर टाइमलाइन, सोलर टाइम, दोनों के बीच में डिफरेंसेस होता है, इसी कारण एटॉमिक टाइम इंपॉर्टेंट है। और यूनिफॉर्म टाइमलाइन, अगर टाइम स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करेंगे तो उससे आसानी होगा कैलकुलेशन और टाइम। नागालैंड सिविक पोल दो कारण से हुआ, लार्ज स्केल वायलेंस एंड आर्सन, इमूवल प्रॉपर्टी के कारण, और दूसरा रिजर्वेशन फॉर वुमेन, दे आर अपोजिंग टू दैट। तो इसमें दिखाया कि रोल ऑफ आर्टिकल 371 के अंदर में जो ऑटोनोमस काउंसिल हो गया उनका क्या रोल है, गवर्नमेंट कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, एनजीओ कैसे, सिविल सोसाइटी कैसे लोग से बात कर सकता है, अवेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग जेंडर सेंसिटाइजेशन, एलपीजी कैसे इंपैक्ट करता है सोशो इकोलॉजिकल इफेक्ट सोसाइटी में, डेट क्राइसिस, नाइजीरिया, इक्वाडोर, पाकिस्तान, मंगोलिया, जाम्बिया, कंबोडिया, सब जगह 50% से ऊपर है। ये दिखाता है कि वहां पर इंडिया और जापान और अदर कंट्रीज पीजीआई के यूज करके या इंडिया डेवलपमेंटल लोन जो देते हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, और कुछ रिपोर्ट पढ़े, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास में वी डिस्कस आर्टिकल 339 बी, 39 सी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, केशवानंद भारती केस, मिनरल मिल केस 1980, आर्टिकल 13 जो बात करता है कोई भी अगर फंडामेंटल राइट वो वॉयलेट होता है, द लॉ विल बी डिक्लेयर्ड द लैंड। फिर कैसे देर इज रेजेम्बलेंस ऑफ द एरा ऑफ कोल्ड वॉर रिगार्डिंग द ग्राफ, वेस्ट थाली क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे कैसे पता चलता है कंज्यूमर का कहाँ का इन्वेस्ट, कहाँ का एक्सपेंडिचर होता है, आउटर पॉकेट एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ रहा है, वी कैन फाइंड आउट। इंडिया रशिया relationship we discuss in detail regarding defense, diplomacy, people to people contact, space, investment in energy, renewable source of energy, for example nuclear, Kudankulam plant, etc. Even terrorism. End कर दो करो। Thank you so much. Thank you so much everyone for joining in Sarkari. Keep watching and keep learning.